Hello students, welcome back to Edu Online. Myself दीपक कुमार वत्स. आइए शुरू करते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट ए दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स. और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना इस यूनिट कम्युनिकेशन स्किल का लास्ट सेशन दैट इज़ सेशन 5. और क्या है ये सेशन 5? डेमोन्स्ट्रेट बेसिक राइटिंग स्किल्स. और इसके आगे 1 भी लिखा हुआ है. इट मीन्स दिस सेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि सेशन लेंथी है. बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए. राइटिंग स्किल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एंड यू नो वेरी वेल दैट राइटिंग स्किल्स इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. जो हमारी ये यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है राइटिंग स्किल्स. कैसे है, क्यों है, क्या क्या इसके पार्ट हैं, उसे जानने के लिए हमें इस वीडियो को देखना होगा. तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि यह केवल आपके इसी सब्जेक्ट में यूज़फुल नहीं है. कंप्यूटर में ही केवल इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है. अदरवाइज़ इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप इंग्लिश में डील कर रहे हैं, आपके साइंस है, आपकी एसएसटी है, वट एवर यू आर डीलिंग विद इन द लैंग्वेज इंग्लिश, आपको सभी में इसका बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि राइटिंग तो आपको सब में यूज़ करनी है. और वैसे भी ये जो हमारा सब्जेक्ट है जो हम सीख रहे हैं, दिस इज़ नॉट द कंप्यूटर, दिस इज़ द स्किल डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सर्वाइव करने के लिए क्या स्किल्स हमें चाहिए, उन्हें हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं. और दिस इज़ नॉट ओनली द सब्जेक्ट, ये केवल एक आपको सब्जेक्ट की तरह से नहीं पढ़ना है, इसको आपको सीखना है. ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में मिलने वाली हैं. तो आइए एक ओवरव्यू लेते हैं इस वीडियो का, किन टॉपिक्स पर हम इसमें डिस्कस करेंगे अपने पार्ट नंबर 1 में. फर्स्ट वी डिस्कस ओवर द फ्रेज, क्या होती हैं फ्रेज, इस पर हम डिस्कस करेंगे. देन वी डिस्कस ओवर द क्लोज क्या होती हैं. उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे अबाउट द सेंटेंस, व्हाट इज़ द सेंटेंस क्या होता है, इसको जानेंगे. एंड देन वी डिस्कस ओवर द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. एंड इन द लास्ट ऑफ दिस पार्ट, इस पार्ट के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स. पंक्चुएशन मार्क्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइटिंग में, और मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे इनका सही से यूज़ नहीं करते हैं. ये आपके पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर सकते हैं. आपने सेंटेंस में वर्ड सही से यूज़ किए हैं, आपने उसमें जो वर्ब्स यूज होनी थी वो सही से यूज़ किए हैं, हेल्पिंग वर्ब सही से यूज़ किए हैं, बट यू हैव नॉट यूज पंक्चुएशन मार्क्स इन ए प्रॉपर वे, तो वो आपके सेंटेंस का पूरा मीनिंग और मूड ही चेंज कर सकता है. तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि सारे ही जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं. और इसके नेक्स्ट पार्ट में किन टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे एक व्यू ले लेते हैं उनका. हम जानेंगे अगले पार्ट में टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, पैराग्राफ राइटिंग के बारे में हम जानेंगे, आर्टिकल राइटिंग क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे, एंड स्पीच राइटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को. राइटिंग इज अ स्किल नॉट अ टैलेंट. राइटिंग क्या होता है, स्किल होता है, ये टैलेंट नहीं है. अब इसमें क्या नई बात है या क्या इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा, दिस डिफरेंस इज इम्पोर्टेंट. यह डिफरेंस आपका इम्पोर्टेंट है. क्यों? बिकॉज अ स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड. एक स्किल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. टैलेंट कांट बी इम्प्रूव्ड बट स्किल कैन बी इम्प्रूव्ड. यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा नहीं लिख पाते, आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, तब आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है. आप कुछ सीखेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू राइट इन अ बेटर वे. और ये किसने कहा है, ये बताया है हमें किसने, रॉबर्ट स्टेसी मैककेन ने. उनके अनुसार राइटिंग क्या है, एक स्किल है, टैलेंट नहीं है, और स्किल को हम इम्प्रूव कर सकते हैं. दिस इज़ द मेन थिंग टू लर्न विद दिस कोटेशन. इससे हमें क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स मीन्स रिटन कम्युनिकेशन is one of the most effective mode of communication skill as it not only helps convey the message but also document the for future use. ये एक हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल जो हम यूनिट सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन. क्यों होता है? क्योंकि केवल हम अपने मैसेज को ही किसी दूसरे को कन्वे नहीं करते हैं, अपितु जो हमने मैसेज ट्रांसफ़र किया वह डॉक्यूमेंटेड भी हो जाता है और उसका इस्तेमाल हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं.
और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है राइटिंग करते समय, रिटन कम्युनिकेशन में। वी मस्ट चूज़ द राइट वर्ड्स। हमें जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं लिखने के लिए वो हमें सही से इस्तेमाल करने होते हैं। लॉजिकल सेंटेंस सीक्वेंस, जो सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं उनकी जो सीक्वेंस है वो लॉजिकल हो। ऐसा ना हो कि हम जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं, जो तथ्य हमें पहले बताने थे वो बातें बता रहे हैं, जो बातें बताने थे वो हम पहले बता रहे हैं, बीच में बता रहे हैं। जो उनकी लॉजिकल सीक्वेंस है वो सही होनी चाहिए। करेक्ट ग्रामर ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ग्रामर का हमें सही से यूज़ करना होता है। स्पेलिंग्स एंड पंचुएशन मार्क्स, और स्पेलिंग्स हमें सही से लर्न होनी चाहिए। वोकेबलरी ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एंड द पंचुएशन मार्क्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर वीडियो। और जो भी हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हमने 9th में भी सीखा है, और उसके लिए 9th में वीडियो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पर। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स को वहाँ पर डिटेल में भी डिस्कस किया गया था हमने लास्ट ईयर, आपने भी सीखा होगा। और यदि आप भूल गए हैं तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे ईमेल, नोट्स, मेमोज, लेटर्स, रिपोर्ट्स, दीज ऑल आर रिक्वायर्ड गुड राइटिंग स्किल। इन्हें जब आप लिखते हैं तो आपका राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं, यदि आपने कुछ ओरली किसी को बोला तो वो कहीं स्टोर नहीं हुआ, और यदि आपने कुछ उसमें गलती कर दी तो वो एट ए टाइम रिमूव हो जाती है, चली जाती है, उसका कोई एविडेंस नहीं होता। बट यू हैव रिटन समथिंग, यदि आपने कुछ लिखा है तो वो आपका फ्यूचर यूज़ के लिए डॉक्यूमेंट हो जाता है, और उसका फ्यूचर में कोई चाहे तो उसको देख सकता है। और राइटिंग स्किल्स आपके अच्छे होंगे तो आप अपने थॉट्स को भी इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाएंगे। यदि आप कोई सेंटेंस कहना चाह रहे हैं और यदि आप प्रॉपर वर्ड्स और प्रॉपर ग्रामर का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप इफ़ेक्टिवली अपने जो विचार हैं उसको सामने वाले तक डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो वो ग्रामर में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या वो स्किल्स हैं जो हमें एक अच्छी राइटिंग के लिए चाहिए, आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेज पर। फ्रेज क्या होती है? व्हाट इज़ अ फ्रेज? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, मतलब एक दूसरे से जो वर्ड रिलेट करते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। विदाउट बोथ अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, और इन जो ग्रुप्स होगा ये वर्ड का, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगी। विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब जो आपका ग्रुप होगा रिलेटेड वर्ड्स का, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड डज नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग। ये सेंटेंस का ही पार्ट होता है, बट आपका कोई कंप्लीट मीनिंग रिप्रेजेंट नहीं करता। कुछ तो बताएगा बट उससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं बन पाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की भी कोशिश करेंगे। जैसे द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द फील्ड। इन द फील्ड, ये क्या है? एक ग्रुप है वर्ड्स का। इससे क्या बन रहा है आपका? कोई सेंस हमें नहीं बन रहा है। इन द फील्ड, फील्ड में, अब फील्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई कंप्लीट सेंस हमें यहाँ से नहीं मिल पा रहा है। सो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज अ फ्रेज। यह क्या है? एक फ्रेज है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेज आर, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं फ्रेज के। जैसे इन द लास्ट आवर, लास्ट आवर में कुछ हुआ, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कंप्लीट सेंस हमें यहाँ से नहीं मिल पा रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ फ्रेज। नेक्स्ट, अक्रॉस द ओशियन, and the next one is under the tree. These are the some examples of phrase. So many examples are there. मैं चाहूँगा कि आप कुछ एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से मुझे कमेंट में दें, so that I can knows about that you have learned this one. मुझे पता चलेगा कि आप इसको सीख रहे हैं। नेक्स्ट टर्म पर हम डिस्कस करेंगे, एंड व्हाट इज दैट वन? दैट इज क्लोज। क्लोज क्या होती है? A clause can be defined as a group of words that forms part of a sentence and has a subject and a predicate of its own. Clause क्या होती है? एक group of words होता है। phrase भी एक group of words है, and the clause भी क्या है? एक group of words है। But what is the difference between both of them? The phrase does not have the subject and the verb, but the clause have the subject and the predicate. Means sentence का ऐसा part, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं।
अ क्लोज मे बी स्टैंड एज अ सिंपल सेंटेंस। एक क्लोज क्या हो सकती है, एक सिंपल सेंटेंस से क्लोज भी हो सकता है, और में ज्वाइन अनदर क्लोज टू मेक अ सेंटेंस, और एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक से ज़्यादा क्लोज भी आपस में ज्वाइन हो सकती हैं। तो एक सेंटेंस क्या होता है, एक क्लोज भी हो सकता है और एक से ज़्यादा क्लोज का कलेक्शन भी हो सकता है। जैसे रिया लिव्स इन अ हाउस विच इज़ मेड ऑफ वुड, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ मेड ऑफ वुड इज अ क्लोज। इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट भी है विच एंड मेड ऑफ वुड, प्रेडिकेट भी है, आपकी दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज अ क्लोज, ये क्या है, एक क्लोज है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिया लिव्स इन अ वुडन हाउस। इसमें क्या है, द सेकेंड सेंटेंस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स वुडन हाउस इज अ फ्रेज, यह क्या है, एक फ्रेज है। सिंस इसमें क्या है, आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है और ना ही कोई प्रेडिकेट है। वुडन हाउस, केवल वुडन हाउस है, ना कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट है। बट इन द फर्स्ट सेंटेंस विच इज मेड ऑफ वुड इज अ, व्हाट इज दिस, yes this is a clause. Why? Because it has a subject. What is it? This is which is a subject here, and the predicate is made of wood. Is made of wood is a predicate here, and the which is a subject here, so this is a clause. इसके कुछ और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक जो सेंटेंस होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक या दो क्लोजेस से मिलकर बन सकता है। जैसे द टीचर लाव्ड एट द जोक, इसमें वन क्लोज है, कौन सी, द टीचर लाव्ड। और हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई विल वेट टिल ही कम्स, आई विल वेट, वन क्लोज इज हेयर, एंड द टिल ही कम्स अनदर क्लोज इज हेयर। सो दिस इज अ सेंटेंस विच मेक्स विद टू क्लॉसेस, जो दो क्लॉसेस से मिलकर बना है, ये ऐसा सेंटेंस है। एंड द टीचर लाव्ड एट द जोक, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ वन क्लॉज, ये क्या है, एक क्लॉज से मिलकर बना हुआ सेंटेंस है। तो हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेज क्या है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लोज क्या है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो व्हाट इज द सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, व्हाट इज द सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्या होता है एक सेंटेंस, एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, और एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, मीन्स जो आपकी थॉट है, जो विचार है आपका, वो पूरी तरह से व्यक्त कर देता है। यदि आपने ऐसे शब्दों का चयन किया है जो आपके किसी विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा, एक सेंटेंस कहलाएगा। और सेंटेंस के कुछ पार्ट होते हैं, उस पर ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स के ग्रुप्स के। जैसे माई अंकल इज एन इंजीनियर, एंड द सेकेंड वन इज द बॉय विद द बॉल इन हिज हैंड। थर्ड द ग्रुप ऑफ वर्ड इज हेयर, गिव मी दैट बुक, एंड द फोर्थ इज द फ्रूट्स इन द बास्केट, एंड द फिफ्थ इज द लिटिल बॉय सैट इन अ कॉर्नर, एंड द सिक्स्थ वन इज द बॉय स्कूल सिट गार्डन। अभी कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यस, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए इसको, और क्या यहाँ से आपको दिख रहा है। यस, दीज आर द सेंटेंसेस, कौन से, यस, 1, 3 and 5, these are the sentences because these makes a complete sense. My uncle is an engineer, मेरे अंकल एक इंजीनियर हैं, एक कंप्लीट सेंस बन रहा है। सो दिस इज अ सेंटेंस। बट द नंबर 2, द बॉय विद द बॉल इन हिज हैंड, ये केवल एक ग्रुप है वर्ड्स का, बट डज नॉट मेक्स एनी सेंस, बट डज नॉट मेक एनी सेंस, कोई यहाँ पर सेंस इससे नहीं बन रहा है। सो दिस इज नॉट अ सेंटेंस। ये जो 2, 4, 6 में हमने रेड कलर से किए हुए हैं, दे ऑल आर नॉट सेंटेंसेस, क्योंकि इन ग्रुप ऑफ वर्ड से कोई सेंस हमें नहीं मिल पाएगा। जैसे आप देखेंगे द फ्रूट्स इन द बास्केट, यहाँ पर कोई वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, तो कुछ पता नहीं चल पाएगा यहाँ से फ्रूट्स बास्केट में हैं, थे या होंगे, कुछ पता ही नहीं है। द बॉय सिट गार्डन, अब बॉय गार्डन में सिट कर रहा है, करता है, करता था, कुछ श्योर नहीं है, हम कोई सेंस नहीं बन पा रहा है। सो दीज आर नॉट द सेंटेंसेस, एंड द 1, 3, 5 आर द सेंटेंस। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड,
माई अंकल इज एन इंजीनियर, एंड द थर्ड वन इज गिव मी दैट बुक, मुझे वह बुक दे दीजिए, एंड द लिटिल बॉय सैट इन अ कॉर्नर, या छोटा बच्चा कॉर्नर में बैठता था या बैठा था, छोटा बच्चा कॉर्नर में बैठा था। सो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है और 2, 4, 6 से हमें कोई सेंस नहीं मिल रहा है। सो दीज आर नोट द सेंटेंसेस एंड नाउ वी डिस्कस ओवर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक सेंटेंस को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द सब्जेक्ट, अनदर वन इज द वर्ब एंड द लास्ट वन इज द ऑब्जेक्ट। हम मानते हैं एक सब्जेक्ट में ये 3 चीज़ें हमें मिलेंगी। एक सब्जेक्ट होगा जो कुछ कर रहा होगा, और जो कर रहा होगा दैट विल बी द वर्ब, और क्या हो रहा होगा या किसके लिए कर रहा होगा दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या होता है, अ पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। अब कोई सेंटेंस हो रहा है तो कोई गतिविधि के बारे में बताया जा रहा होगा, किसी घटना के बारे में कि कोई किसी व्यक्ति कोई क्या कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा होगा। तो समथिंग विल बी देयर हु इज परफॉर्मिंग एनी एक्शन, कोई ना कोई वहाँ होगा जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, तो वह क्या होगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। इट टेल्स अबाउट हु और व्हाट ऑफ द सेंटेंस, ये बताता है कि सेंटेंस में जो पार्ट होता है, हु मीन्स कौन कर रहा है, व्हाट मीन्स क्या हो रहा है, दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट। एंड द नेक्स्ट इज वर्ब। अब उस सेंटेंस में जो हो रहा है दैट इज द वर्ब। जैसे गाना गाया जा रहा है, सिंगिंग इज द वर्ब, खाना खाया जा रहा है, ईटिंग इज द वर्ब, दीज आर द वर्ब्स। एंड द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट, द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन। वह कोई व्यक्ति हो सकता है जो उस एक्शन को, जो सेंटेंस में एक्शन हो रहा है उसको जो रिसीव करेगा, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। इसको कुछ सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सी ओपन द डोर, सी ओपन द डोर। इसमें आप अपने आप से सोचने की कोशिश कीजिए कौन सा सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, वह दरवाज़ा खोल रही थी या खोलती थी। सी ओपन द डोर, या उसने दरवाज़ा खोला। सो सी किसने खोला, सी ने खोला, तो सी विल बी द सब्जेक्ट। ओपन दरवाज़ा खोला, दैट विल बी द वर्ब, एंड द डोर विल बी द ऑब्जेक्ट। सो subject is she and the verb is open and the object is the door. Another एक sentence देखते हैं, दिव्या is singing a song। अब एक song sing हो रहा है, क्या sing हो रहा है, song, that will be the object। अब क्या हो रहा है, sing हो रहा है, that will be the verb। और कौन कर रहा है, who, जैसा हमने देखा था ये who को डिफाइन करता है सब्जेक्ट। सो दिव्या इज सिंगिंग, सो दिव्या विल बी द सब्जेक्ट एंड सिंगिंग इज द वर्ब and the song is the object here। and the third one is the sun shines। अब इसमें आप देखेंगे the sun is the subject and sun क्या कर रहा है, shines चमक रहा है, चमकता है। so shines will be the verb here। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया द सन शाइन्स, क्योंकि इसमें केवल 2 ही चीज़ें मिलती हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो विदाउट ऑब्जेक्ट भी आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। अभी जो आपका ऑब्जेक्ट होता है यह भी आपका 2 प्रकार का होता है। द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। ये कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डायरेक्टली एक्टेड ऑन और बाय द एक्शन वर्ड और द वर्ब। मीन्स जो हमारे सेंटेंस में एक्शन वर्ड होगा या जो वर्ब होगी उससे जो डायरेक्टली अफेक्टेड वर्ड होगा दैट विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड अनदर वन विल बी द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या कौन सा होगा, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा वर्ड जो हमारे सेंटेंस में इस चीज़ को बता रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देगा। जैसे एज होम मतलब जो एक्शन हो रहा है वह किसके लिए हो रहा है या कौन कर रहा है, सो दैट विल बी द ऑब्जेक्ट देयर। तो वहाँ पर वह क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक। ही क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट हो गया, गेव मीन्स क्या हो गया, वर्ब।
अब वर्ब के द्वारा डायरेक्टली कौन सा वर्ड अफेक्ट हो रहा है, मी या अ बुक। गेव मीन्स दिया, तो क्या दिया होगा, बुक दी है। तो बुक गेव से क्या हो रही है, डायरेक्टली अफेक्टेड हो रही है। इट मीन्स अ बुक विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेयर। और उसके बाद किसको दी, whom। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर किससे मिल रहा है, मी से, मुझे दी। सो दैट विल बी द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेयर। सो एक सेंटेंस में हमारे दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हमने लास्ट सेंटेंस में देखा था द सन शाइन्स, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। एक और सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। शी वॉट द चाइल्ड अ बुक, अ बोट, खरीदी, क्या खरीदी, अ बुक। मीन्स इस वर्ब का डायरेक्टली एक्शन किस पर हो रहा है, अ बुक पर। खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे, बुक खरीदेंगे। सो अ बुक विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हेयर and the child will be indirect object here, and the another one is I struck him a blow। अब स्टक किया है, a blow कहाँ पर किया है, a blow, तो a blow will be the direct object and him will be the indirect object here। it is important that you must use correct words in a sentence। ये ज़रूरी होता है कि आप अपने सेंटेंस में करेक्ट वर्ड का यूज़ करें ताकि आप जो अपना मैसेज है उसे अच्छे तरीके से, क्लियर तरीके से कन्वे कर सकें और उसका सेंस भी सही से बने। अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क्स। एक सेंटेंस एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और एक पंक्चुएशन मार्क्स पर एंड होता है। अब पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम। सो जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू मस्ट यूज करेक्ट वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू कन्वे क्लियर एंड कंप्लीट मीनिंग। अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क्स। सो आइए नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स पर, और इस वीडियो का ये आपका लास्ट टॉपिक है, पंक्चुएशन मार्क्स। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि एक पंक्चुएशन मार्क से एक कोमा, एक डॉट इधर से उधर होता है और पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आपको कहाँ और कब कैसे यूज करना है ये आपको आना चाहिए। सो पंक्चुएशन मार्क्स आर साइंस और इंडिकेटर्स यूज टू सेपरेट सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू गिव अ क्लियरर मीनिंग। मीन्स पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं जो सेंटेंस के पार्ट्स को एक दूसरे से डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सो दैट उस सेंटेंस का एक बहुत अच्छे से मीनिंग निकल पाए एंड द मूड एंड द टोन ऑफ द सेंटेंस। मीन्स मीनिंग उसका क्लियर हो और आप उस सेंटेंस का मूड क्या है आपका और टोन क्या है, यह आप इन पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करने के बाद डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज here we have a table in which some punctuation marks and the use with examples are here। so punctuation marks, the first one is full stop। तो full stop हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, so to mark the end of the sentence। अगर हमें सेंटेंस का एंड मार्क करना है तो हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओबे माई ऑर्डर्स। तो ये देखिए यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड टू सेपरेट डेट फ्रॉम ईयर, अगर हमें डेट को सेपरेट करना है ईयर से, जैसे डे और मंथ और ईयर को हम सेपरेट करते हैं तो वहाँ पर हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। एंड आफ्टर एब्रीविएशंस ऑफ नेम, टाइटल एंड डिग्रीज। एब्रीविएशंस जो होती हैं या जो टाइटल्स होते हैं या जैसे डिग्री होती है MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, या फिर जैसे ETC के बाद हम डॉट लगाते हैं, सो दीज आर द एब्रीविएशंस। सो इन यहाँ पर भी हम किसका फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स इज कोमा। इट इज़ ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, टू सेपरेट मोर देन 2 वर्ड्स इन अ सीरीज। आपको वर्ड्स की सीरीज लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप एक वर्ड को दूसरे से सेपरेट करने के लिए कोमा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई एट पिज़्ज़ा, अ बर्गर एंड एन आइसक्रीम। और लास्ट वाला जो वर्ड होता है उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। और केवल 2 ही वर्ड हैं हमारे पास तो हम एंड से ही काम चलाते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा वर्ड हैं तब हम क्या करते हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए कोमे का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं, टू सेपरेट वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेज एंड क्लोजेज। वर्ड्स को कैसे सेपरेट करते हैं ये हमने देखा,
जो फ्रेज होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम कोमे का इस्तेमाल करते हैं, और जो क्लॉथ्स होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए भी हम कोमे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिस्टर जैन आवर साइंस टीचर, आवर साइंस टीचर क्या है, ये क्या हो गया आपका क्लोज हो गई, इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ये क्या हो गई हमारी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, इस सेंटेंस में जो ये पार्ट है इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये क्या है, फ्रेज है, क्लोज है या कुछ और है, ये आपको मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। और कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं कोमे का, टू सेपरेट अ क्वेश्चन टैग फ्रॉम अ स्टेटमेंट। जो क्वेश्चन का हमसे पूछा जाता है उसका आंसर एक पर्टिकुलर एक शॉर्ट वर्ड में होता है, फिर हमें कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देने के लिए हम एक जो सिंगल वर्ड का यूज़ करते हैं उसके बाद हम कोमा लगाते हैं। जैसे यस सी इज़ इन द हाउस, कोई पूछेगा इज़ सी इन द हाउस, क्या वह घर में है, तो हमने क्या यस, फिर हम वहाँ कोमा लगाएंगे एंड सी इज़ इन द हाउस, वह घर में है। तो यहाँ पर हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क, इसका तो आपको सभी को पता है सही से, एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन, क्वेश्चन के लास्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हेन ही इज़ कमिंग, तो जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, एट द एंड ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स ऐसे सेंटेंस जो हमारे जॉय को एक्सप्रेस करते हैं, कोई हमारी प्रार्थना को एक्सप्रेस करते हैं, कोई चमत्कार है ऐसी चीज़ें बताते हैं, कोई वो वंडर है उसके बारे में बताते हैं, शोर बहुत ज़्यादा दुख या किसी शौक के बारे में हमें बताना है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दैट राइड वॉज फैंटेस्टिक, तो यहाँ पर हम अपने जॉय को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओह नो, यहाँ पर हम शोरों को व्यक्त कर रहे हैं, वी लॉस्ट द मैच, ओह नो वी लॉस्ट द मैच। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अपने शोरों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर। नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी, इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, टू मार्क द ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स। जब कहीं पर कुछ लेटर या लेटर्स का ओमिशन होता है तो वहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू नॉट में क्या होता है, कुछ लेटर हम यहाँ पर मिस करते हैं तो वहाँ पर हमने क्या किया, एक अपोस्ट्रोफी का साइन लगाते हैं, इसको क्या बनाते हैं डोंट। और ऐसी ऑनेबल को हम शॉर्ट में क्या ले लेते हैं HN एंड अपोस्ट्रोफी BLE। तो यहाँ पर लेटर्स का ओमिशन हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया अपोस्ट्रोफी साइन लगाया। और दूसरा यूज़ क्या होता है इसका, टू फॉर्म प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। लेटर्स का या फिगर्स का आपको प्लूरल बनाना है तब आप क्या करेंगे अपोस्ट्रोफी साइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई ओनली गेट A's एंड B's, मुझे केवल A और B ही मिले हैं, मतलब बहुत सारे A और बहुत सारे B मिले होंगे। सो दैट हमने क्या कहा प्लूरल बनाना है A का, तो A के साथ हमने अपोस्ट्रोफी S लगाया तो ये क्या होगा A का प्लूरल बन गया। यहाँ पर हमें A एक से ज़्यादा मिले हैं और B भी एक से ज़्यादा मिले हैं। और अगर केवल सिंगल A और B मिलता तो हम लिखते हैं आई ओनली गेट A एंड B। और कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, टू शो पोजेशंस, मीन्स किसी चीज़ से किसी को रिलेट करना है तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क का करते हैं। जैसे सोहन्स बाइक, सोहन की बाइक है तो सोहन के बाद हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और उसके बाद बाइक लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइक क्या है सोहन की बाइक है। इसको हमने ये पोजीशन दिखा रही है कि ये बाइक किसकी है, सोहन की है। लाइक मोहन्स वॉच, किसकी घड़ी है, मोहन की घड़ी है। नेक्स्ट कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स है हमारा, इन्वर्टेड कोमाज। इन्वर्टेड कोमाज का हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, टू एनक्लोज अ कोटेशन और द वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी को बताते हैं, डायरेक्ट स्पीच में बताते हैं, तब हम क्या करते हैं किसी व्यक्ति के द्वारा जो बोले गए वर्ड्स होते हैं उन्हें इन्वर्टेड कोमाज में क्या करते हैं एनक्लोज कर देते हैं। सो दैट इसका मतलब क्या है कि हम उसको कोट कर रहे हैं, जैसा उसने बोला है वैसा ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूंगी। मतलब आई शैल मीट हिम टुमारो ये किसके वर्ड्स हैं, ये उसके वर्ड्स हैं जिसने इस ही जो ही यहाँ पर ये है इसने जैसे बोला उन वर्ड्स को एज इट इज़ यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में रखा गया है। इसका मतलब ये सेम वर्ड्स किसके हैं,
ही के हैं, जो यहाँ पर ये मी है, मतलब मैं हूँ जो इस समय ये बात की थर्ड पर्सन को बता रहा हूँ, मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो एंड आपने यहीं तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं सो इट मीन्स यू आर अ कीन लर्नर। और जो लर्नर होते हैं उनसे नॉलेज बचकर नहीं जा सकती, वो ज़रूर सीखते हैं। केवल हमें क्या करना है, सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहना है। मीन्स वी हैव टू डेडिकेट, हमें अपने आप को डेडिकेट कर देना है टुवार्ड्स लर्निंग एंड वी कैन, हम कर सकते हैं, कुछ भी हम सीख सकते हैं। जस्ट वी हैव टू फोकस एंड बिलीव इन सेल्फ, हमें अपने आप पर विश्वास करना होता है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस ओवर द रिमेनिंग parts of this session, and till hope you will learn all the parts which we have discussed in this video. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।